Dear students, this is Tanvir Yusuf. We will here discuss today circulatory system basic functions. Circulatory system की क्या क्या functions हैं? Why we need circulation? क्या सिर्फ हम लोगों में circulation की ज़रूरत है या हर एक organism में circulation की ज़रूरत है? आप लोगों को पता है पहली फंक्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों सर्कुलेशन होती है, मेन थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल्स। एवरी लिविंग organism is made of cells। पहला पास्चुलेट जो मैंने परसों आप लोगों को बोला था, ये पहला पास्चुलेट है कि सेल थ्योरी का कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलों से बना है। जब सेल से बना है तो सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो बेसिक थिंग जो सेल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ के लिए इसको चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए। और अगर हमारे पास एक सेल है, सेल जब खुद जिंदा होगी तो मेटाबॉलिज्म करेगी, इसके लिए इसको रेस्पिरेशन करने हैं। पहली फंक्शन सेल जो फर्स्ट एंड द अटमोस्ट थिंग वो जो जरूरी है सेल के लिए वो रेस्पिरेशन है, ताकि ये एटीपी प्रोड्यूस करेगी। इट विल जनरेट एटीपी फॉर इट्स यूज। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो इसको एनर्जी मिलेगी मेटाबॉलिज्म के लिए, इसको रिप्रोडक्शन करनी है, इसको दूसरी प्रोसेसेस करनी है, सर्कुलेशन एक्स्ट्रा एवरीथिंग जो भी सेल को करना है, प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेल। तो रेस्पिरेशन इसकी बेसिक प्रोसेस है, तो ये एटीपीज प्रोड्यूस करेगी रेस्पिरेशन के दौरान। तो वो एटीपीज के लिए इसको क्या जरूरत है? इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसको ग्लूकोज की जरूरत है और इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप लोगों को पता है जब ग्लूकोज रेस्पिरेशन की, this is glucose, when it combines with oxygen it forms carbon dioxide, water and it produces ATP। वो every living organism जो सेलों से बना है उसको जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करनी है, और उस रेस्पिरेशन के लिए उसको दो चीज़ों की जरूरत है, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। वो इसको कहाँ से पहुँचेंगे? वो इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इस सेल तक आ रहे हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विया सर्कुलेटरी फ्लूइड्स। सो पहली फंक्शन जो बनती है सर्कुलेटरी सिस्टम की वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी सेल, ताकि सेल जिंदा रहे, ये एटीपी प्रोड्यूस करे और डिफरेंट फंक्शंस बाकी जो हमारी जिंदगी के लिए जो सेल फंक्शंस करते हैं, ऑल लाइफ प्रोसेसेस और द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सो सेल वो फंक्शंस कर पाएगी। और जब सेल ने, आप लोगों को मैंने कहा ये है दिस रेस्पिरेशन की इक्वेशन, तो वहां पर रेस्पिरेशन के दौरान सेल मेटाबॉलिज्म करते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ये एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इसको बाहर लाना है। वो कैसे लाएगा? वो एवरी सेल जो रेस्पिरेट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, ये इसको यहां से वापस लाना है आउटसाइड द बॉडी। दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स सेल के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाना सर्कुलेटरी सिस्टम की काम है। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जहन में सिर्फ ब्लड आता है। आज हम पहले बार देखेंगे कि सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड के अलावा हो सकता है या नहीं। आप देखो लवर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनवर्टेब्रेट्स से भी लवर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलीफेरा है, आई विल रब द बोर्ड। पॉलीफेरा जो है उनमें पॉलीफेरा फर्स्ट फाइलम है पॉलीफेरा एनिमल किंगडम का, इसमें स्पॉन्ज आते हैं, और इन स्पॉन्ज में क्या है, अगर हम स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें ये सेल्स होते हैं, रफ डायग्राम में बनाऊंगा यहाँ पर। These are called as ostia। ये पोर्स होते हैं, इनको हम ओस्टिया बोलते हैं।
इन पोर को हम ऊष्टीय बोलते हैं। आउटसाइड वाटर से भरा हुआ है, वाटर में रहते हैं। सी इन ऊष्टियों के जरिए यहां से न्यूट्रंट जो है यहां से और ऑक्सीजन सप्लाई इन ऊष्टियों के जरिए अंदर ऑस्क्यूलम में जाएगी। इसको बोलते हैं, इस बॉडी पार्ट को ऑस्क्यूलम, जो अंदर गया न्यूट्रंट और ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर सेलों ने इस न्यूट्रंट को यूज किया, ऑक्सीजन यूज किया, रेस्पिरेशन की, मेटाबॉलिक वेस्ट्स बन गए, वो यहाँ से बाहर निकल गए। सो यहाँ पर ब्लड मत है, ये वाटर ने न्यूट्रंट पहुंचाया सेल तक, फिर सेल से बाहर गया, डिफरेंट सेल में यूज किया, तो हमको ये पता चला कि जो स्पॉन्ज हैं इनमें सर्कुलेशन कौन करता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड वाटर है। सो वाटर कैन बी ए सर्कुलेटरी फ्लूइड। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा है, सिलेंट्रेट्स है, उनमें भी ये हमारा सिलेंट्रेटा है, उनमें भी इसी तरह से यहाँ से ही सिंगल ओपनिंग है, माउथ भी है, एनल ओपनिंग भी है, यहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रंट्स आते हैं, सेल्स यहाँ से कॉलमनर एपिथेलियम है, सेल्स यूज करते हैं डिफरेंट, they get the energy from this and they get these metabolic wastes gets removed from the body via water. So water acts as a circulatory fluid. दूसरी बात हम देखेंगे, जैसे आपको नॉर्मल कोई सेल है, अगर हमारे पास एक सेल है, सेल का मैक्सिमम पोर्शन साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर किसी चीज राइबोसोम ने, यहाँ पर राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, इसने कोई चीज बनाया है, इस प्रोटीन को हमें टारगेट करना है, इसको हमें सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है। आप लोगों को पता है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, अगर यह प्रोटीन जरूरत पड़ा हमें सेल मेम्ब्रेन में तो कैसे पहुंचेगा? प्रोटीन यहाँ से बना, ये टारगेट हो जाएगा, सीधे पहुंच जाएगा यहाँ विया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ सर्कुलेशन। सो यहाँ पर किसने? साइटोप्लाज्म ने मदद किया इसको यहाँ से पहुंचने में। वो साइटोप्लाज्म इज एक्ट लाइक ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इनसाइड द सेल। इसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स में अपर ऑर्गेनिज्म जो है, हायर ऑर्गेनिज्म है, उन सबों में यूजुअली ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। वो अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सर्कुलेटरी फ्लूइड? वाटर, साइटोप्लाज्म, वाटर, साइटोप्लाज्म, ब्लड, ऑल ऑफ द अबव। हम ऑल ऑफ द अबव को हमारे पास क्वेश्चन आएगा, व्हिच आर द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड? सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा हो सकता है? ए पार्ट होगा वाटर, बी पार्ट होगा ब्लड, सी पार्ट होगा साइटोप्लाज्म, डी पार्ट होगा ऑल। तो हम इजीली हम ऑल को करेक्ट टिक कर सकते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो आप लोगों ने अब देखा कि मेन जो मुद्दा और मकसद है सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेशन का, इसका मेन मुद्दा मकसद यही है कि ये न्यूट्रंट को सेल तक पहुंचाए। हम सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम अपर ऑर्गेनिज्म में, हम लोगों में देखते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में जो आपके सिलेबस में है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स हम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि सर्कुलेशन का मुद्दा और मकसद क्या है। अब सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, तीन तरह की हमारे पास सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो ब्लड है। हमारे पास तीन चीजें हैं, ब्लड ये न्यूट्रंट पहुंचाएगा हमारे टारगेट ऑर्गन को, वो सेल है, और वो तीन चीजें हमें सर्कुलेशन के लिए जरूरत है। एक है सर्कुलेटरी फ्लूइड, दूसरा है टारगेट ऑर्गन, तीसरा है जो इसको पहुंचाने के लिए पंपिंग ऑर्गन है, दैट इज हार्ट। हमारे पास हार्ट है, और किन चीजों से वो पहुंचेगा, कहां से? ये ब्लड, ये वेसल्स से यहाँ तक सेल तक पहुंचता है, जो दीज वेसल्स जिसमें आर्टरीज है, हमारी वेन्स है और कैपिलरीज है, तीनों को हम इकट्ठे वेसल्स बोलते हैं, सेल तक पहुंचाने में या सेल से वापस लेने में मदद करते हैं। दीज आर द मेन पार्ट्स। हार्ट है, हमारा वेसल्स है, और ब्लड है सर्कुलेटरी फ्लूइड, और टारगेट ऑर्गन दैट सेल। These are the parts of circulatory system in human beings। और हमारा circulatory system है तीन पार्ट में, तीन किस्म का होता है ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन। नंबर 1 इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या चीज है? अगर हमारे पास हार्ट है, हम थोड़ा सा इसको बनाएंगे, रफ डायग्राम है ये, दिस इज रफ डायग्राम। ये हमारे पास हार्ट है, ह्यूमन बीइंग का हार्ट है। फ्रॉम हार्ट, जब हार्ट से ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, हर एक टिश्यू में पहुंच जाएगा, हार्ट से टिश्यूज तक या टिश्यू से बैक टू हार्ट, दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? अगर टिश्यू से, यहां से हार्ट से जो ब्लड टिश्यूज तक जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाएगा, इस पोर्शन को बोलते हैं हार्ट टू टिश्यूज, यानी हार्ट टू टिश्यूज एंड बैक फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट, दिस oxygenate and deoxygenated blood, this is called as systemic circulation। और अगर हार्ट से, अब हार्ट टू लंग्स, ऑक्सीजनेशन, हार्ट लंग्स को ब्लड भेजता है, अगर हार्ट से लंग्स को ब्लड जाएगा, फिर लंग्स से वापस हार्ट को ब्लड, वापस लंग्स will flow from blood will flow back from lungs to heart, this part of circulation from heart to lungs and lungs to heart, this is called as pulmonary circulation। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और थर्ड टाइप है, उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पल्मोनरी भी हमने डिस्कस किया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। थर्ड टाइप जो सर्कुलेशन का है वो है पोर्टल सर्कुलेशन। व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? पोर्टल सर्कुलेशन हो गया अगर हमारा जो भी हम, देखो व्हाई पोर्टल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट, जो भी हम हमारा जो भी हम लेते हैं फूड, वो कहाँ जाता है? हमारे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से माउथ है, फूड पाइप, फ्रॉम माउथ टू फूड पाइप, स्टमक, रीच स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, व्हाइल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज डन। न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइन्स में। हम लोगों को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें माइक्रोविलाई, इनमें विलय होते हैं, यहाँ से माइक्रोविलय होते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। इसके नीचे गोया कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब फूड जाता है, ऐसा नहीं हमने मुंह में भर दिया फूड सीधे डायरेक्टली खून में चला गया, नहीं, फूड कहाँ पर, किस पॉइंट पर खून में जाता है? ये एब्जॉर्ब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से, फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से चला गया इसमें स्मॉल ब्लड स्ट्रीम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे ब्लड सर्कुलेशन होती है, यहाँ पर अलग से लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी होती है। अगर फैट मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा, प्रोटीन होगा, अमाइनो एसिड में ब्रेकेड प्रोटीन होगा, अमाइनो एसिड में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली सर्कुलेशन में नहीं जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को पता है, जो भी हम खाते हैं, हो सकता है जो हमने खाया उसमें कुछ टॉक्सिक होगा, डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, वो हमारे को प्रॉब्लम करेगा। अगर ऐसी कह चीज खो वारी में हाक या कह चीज तथ दवा छुटमुत तथ में जहर भरित, कसी चीज खेमो, अगर ये ब्लडस में गस, वो हमारे सेलों को डिस्ट्रॉय करेगा, वो हमें प्रॉब्लम करेगा। अब क्या है, रब ने क्या निजाम रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है डायरेक्टली, यहाँ पर ये सब लिवर को जाती है। पहले लिवर को हम बोलते हैं, लिवर में जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, दे डिटॉक्सिफाई द थिंग्स, लिवर इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। ये जो भी जहरीली चीज है उनको जज़ब करता है। यहाँ से एक वेन जाएगी, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। ये सारे जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, अमाइनो एसिड्स है, ब्रेक डाउन फूड, जो भी डाइजेशन हुई है, ब्रेक डाउन, डाइजेशन क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉल में जाते हैं, प्रोटीन खाया अमाइनो एसिड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट खाया बड़ा कार्बोहाइड्रेट स्मॉल ग्लूकोज यूनिट्स बनेगा, हर एक चीज जाएगा यहाँ पर। अल्टीमेटली फ्रॉम विया द पोर्टल वेन की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पहले लिवर में जाएगा, फिर यहाँ से लिवर से हार्ट को जाएगा। क्यों? अगर डायरेक्टली हार्ट को जाता, हो सकता है इसमें कोई जहरीली शाय मौजूद है, वो हमारे हार्ट को तकलीफ पहुंचाएगी, वो हमारे ब्लड में जाएगी, हर एक सेल को तकलीफ पहुंचाएगी। आप पहले लिवर में जाती है, गोया जो भी हमारा ब्लड फ्रॉम गट एरिया टू लिवर जाता है,
यहाँ से डिटॉक्सिफाई, यहाँ से जो भी जहरीली चीज है वो लिवर एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ से अच्छा खून हार्ट को सप्लाई होता है। इस पोर्शन सर्कुलेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन से विया पोर्टल वेन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन विया पोर्टल वेन टू लिवर, दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। समझ गई बात? हाँ, अब हम आएंगे डायरेक्टली किस पे? ब्लड पे, जो हमारे में सर्कुलेटरी फ्लूइड है। फिर हम आगे हार्ट को देखेंगे। सर्कुलेटरी ब्लड के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा मैं, बेसिक कंसेप्ट्स। जो ब्लड हमारा है, यह खून, आप लोगों को पता है टिश्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ब्लड में बहुत सारी किस्म की सेल्स है, सो हम ब्लड को बोलेंगे इज ए फ्लूइड। पहले फ्लूइड फॉर्म है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की डिफिनेशन है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऑन एवरेज, एवरेज ह्यूमन बॉडी का वेट जो लिया है बायोलॉजिस्ट ने वो 70 kg है। 70 kg ह्यूमन बीइंग में 5.6 लीटर्स ब्लड होते हैं। 5.6 लीटर्स ब्लड होते हैं। ठीक है, यूज कुछ हीमोग्लोबिन, वो मैं दूसरा बार उस पे हम आएंगे हीमोग्लोबिन पे अभी, कि हीमोग्लोबिन इस बना ऐसा इतना पॉइंट ब्लड्स, वो एक्चुअली हम हीमोग्लोबिन वैल्यू ऑफ एचबी बोलते हैं, वो अलग सा है। ये 70 kg ह्यूमन बीइंग में 5.6 लीटर्स ब्लड है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को हम जब देखेंगे तो ब्लड, अगर हम यहाँ पर 100% ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 मानूंगा इसको, तो ब्लड का 55% पोर्शन जो ब्लड का है, 55% पोर्शन है ब्लड का प्लाज्मा, और 45% है उसको बोलते हैं हम कॉर्पस्कुलर पोर्शन। यहाँ ये सेल बना है कॉर्पस्कुलर पोर्शन, और ब्लड सेल्स। कुछ किताबें इनको फॉर्मड एलिमेंट्स भी लिखते हैं, फॉर्मड एलिमेंट्स। शाबाश, याद रखा आपने। सो ब्लड को हम 2 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। 55% है प्लाज्मा, 45% है ब्लड सेल्स। सो हम प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए सिट्रा कलर्ड फ्लूइड। प्लाज्मा जो ब्लड में होता है, दिस इज सिट्रा कलर्ड फ्लूइड। ये दाग गाश आसान, तुथिश कलर आसान। Plasma is a citra-colored fluid which constitutes about 55% of the blood. अगर हम अलग से प्लाज्मा को 100% ले लेंगे, अगर हम अलग पर निमोनिस हाथ प्लाज्मा में वुचो क्या है? प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है। 7 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, और 1% इसमें कुछ अलग साल्ट्स होते हैं, और 1% कुछ अलग आयन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम केटाइन जो इंपॉर्टेंट है, या बाइकार्बोनेट आयन्स। कौन आयन्स होते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हमारे पास है बाइकार्बोनेट। दीज आयन्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा पोर्शन। जो ब्लड का कंपोनेंट जो प्लाज्मा है, 90 to 92% वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है कौन कौन प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। सबसे ग्लोबुलिन इसमें होते हैं, मोस्ट एबरेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन। सबसे ये एक बार नीट में पूछा गया था 2017 में, द मोस्ट एबरेंट प्रोटीन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा क्या होता है? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एंड तीसरा है फिब्रिनोजन। These are the various proteins. These are 3 important proteins. These are 3 important proteins present in this plasma. इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज्यादा मोस्ट एबरेंट एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के क्या काम है प्लाज्मा में? एल्ब्यूमिन क्या काम करता है मैं बताता हूँ। एल्ब्यूमिन की खास काम ये है, इट मेंटेन्स आवर ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोगों को पता है, तो पता कि युस ते ब्लड वही वो ब्लडस मज प्लाज्मा 90 to 92% वाटर। और एक बात आप लोगों को पता है, युस इज एवरेज
जो हमने 70 kg इंसान लिया है बायोलॉजिस्ट ने एवरेज वेट, इसमें लगभग 55 kg वाटर होता है और 35 kg इसकी बोन्स एक्स्ट्रा होती है। अगर अस बोड़ इंसान न्यू 55 किलो आब तेल वन अमिस आब बाकी 5 नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सेल में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इंसान में होती है, हर एक सेल में वाटर होता है। इसी वजह से 55 kg वाटर एक ह्यूमन बीइंग में है। अगर ये वाटर जो हमारे ब्लड में वाटर है, प्लाज्मा में जो वाटर है, उस वाटर को खून में मौजूद रखता है एल्ब्यूमिन। अगर हमारे पास ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होगी, अगर प्रोटीन एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, खून में जो वाटर है वो नहीं रहेगा। हमारे पास ये कैपिलरी है, इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ से कोई ऑर्गन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वाटर इट विल ऊज आउट, ये यहाँ से, क्योंकि एल्ब्यूमिन की वजह से ये खून में बैठता है वाटर। जब ये एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ये वाटर बाहर आएगा तो हमें एडीमा होगा, ऐसे वारन। सो एडीमा विल आकर इफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन विल बी एब्सेंट देयर। सो हम देखते हैं फिर ग्लोबुलिन की क्या काम है। हमारे पास ग्लोबुलिन होते हैं, इसमें अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन होते हैं। 3 टाइप्स के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। गामा ग्लोबुलिन जो है ये एक्ट करता है एंटीबॉडीज। गामा ग्लोबुलिन जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड के लिए, गामा ग्लोबुलिन एक्ट एज एंटीबॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें इम्यूनिटी में मदद करता है। अल्फा इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन 3 एंड अदर एलिमेंट्स। जो बीटा होता है इट helps in the absorption of vitamins, fats, A, D, E and K. So these globulins have also an important role। और तीसरा जो important प्रोटीन है प्लाज्मा में वो फिब्रिनोजन है, इसका मेन रोल जो है ब्लड क्लॉटिंग में है। जब भी हमें जख्म लगता है तो जो क्लॉट बनता है, क्रोर जख्म पे दिस इज इनसॉल्युबल फिब्रिन, ये हमारा इनसॉल्युबल फिब्रिन प्रोटीन है। इनसॉल्युबल फिब्रिन प्रोटीन, ये फिब्रिन प्रोटीन इसमें मदद करता है क्लॉटिंग में अलॉन्ग विद अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये रहा हमारा ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन। तो अब सेलुलर पोर्शन पे हम आएंगे। सो कौन कौन सी सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में। प्लाज्मा है, आपने देखा प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब हमारे पास है, यानी हमने देखा था इसमें प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की मेन 3 किस्में होती हैं जो ब्लड में होती हैं। इनको हमने 3 किस्में में बांटा है। वन इज अर्थ्रोसाइट्स आल्सो कॉल्ड एज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, और हमारे पास तीसरी किस्म जो होते हैं उनको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स, अब ल्यूकोसाइट्स के हमारे पास और टाइप्स हैं, 2 और किस्म इनको हमने तकसीम की है। वन इज एग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। मैं समझाता हूँ, सब पहले आप क्लासिफिकेशन याद रखो। ग्रेन्युलोसाइट्स, यहाँ पर एग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखो ग्रेन्युलोसाइट्स में और 3 टाइप्स हैं। इज़ोनोफिल्स, ग्राफिकल इसलिए बनाया मैंने ताकि आप लोगों को याद रहेगा, फॉरएवर कंफ्यूजन नहीं होगा। इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। यहाँ पर ऑन द बेस, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट्स इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। आगे मैं बोलूँगा एग्रेन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रेन्यूल्स, दे आर lymphocytes and monocytes।
दिस इज ए क्लासिफिकेशन, ये आपको रिमेम्बरेंस करना है, इसको याद करना है और आसान तरीके मैंने आपके सामने पेश किया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कौन किसकी टाइप है। अब हम देखते हैं आज अर्थ्रोसाइट आरबीसी को, फिर एक काम करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आरबीसी, ब्लड सेल आरबीसी। आरबीसी इसको बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। सबसे ज्यादा इतनी किस्म की सेल जो मैंने बोली, सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट सेल जो है वो आरबीसी है। कितना? 4.5 to 5.5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये है इसकी अमाउंट, कितना होता है? 4.5 to 5.5 बिलियन सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। और बहुत जल्द ये जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आरबीसी कहां से बनते हैं, जो भी सेल्स है इसको अलग से बोलते हैं हीमेटोपायोसिस। हीमेटोपायोसिस, हीमेटोपायोसिस क्या होता है? हीमेटोपायोसिस गो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कहां से बनता है? इस फिर ऐसे जब बच्चा पेट में होता है तब क्या होता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास जो ऑर्गन्स ब्लड को बनाएंगे, प्रोसेस को हीमेटोपायोसिस बोलते हैं, जो बनाएंगे इनको बोलते हैं हीमेटोपोएटिक ऑर्गन्स। हीमेटोपोएटिक ऑर्गन्स जो हमारे ब्लड बनाने में मदद करते हैं उनको बोलते हैं हीमेटोपोएटिक ऑर्गन्स। हीमेटोपोएटिक ऑर्गन जब बच्चा पेट में होता है तो यॉक सेक, YOL के यॉक सेक बनाता है, एम्ब्रियोनिक लेयर है ये, हमारे पेट में जो बच्चा होता है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स बनाता है। ओनली यॉक सेक नहीं, जब फिर बच्चा जन्म लेता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो से, हमारे बोन मेरो से आज भी जो भी आफ्टर बर्थ बोन मेरो एक्ट्स एज हेमेटोपोएटिक ऑर्गन। हेमेटोपोएटिक ऑर्गन सिर्फ बोन मेरो या यॉक सेक नहीं है, और भी है। फॉर एग्जांपल हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फ नोडों से बनते हैं, लिम्फ नोडों से बनते हैं, वो भी हम इसमें हेमेटोपोएटिक ऑर्गन में गिना जाता है। स्प्लीन से भी कुछ सेल्स बनते हैं, इसलिए इसको भी बोलते हैं हेमेटोपोएटिक ऑर्गन। दीज आर द इंपॉर्टेंट हेमेटोपोएटिक ऑर्गन्स एंड प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। और जो डिपार्टमेंट डील करता है ब्लड के साथ या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अगर आपको किसी को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर सिकनेस में जाना पड़ेगा, किसी जगह जाना पड़ेगा, तो आपको जाना है हेमेटोलॉजी में। इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं हेमेटोलॉजी, जो ब्लड और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की जांच करते हैं, जो ब्लड के बारे में हमें जानकारी देंगे। और डॉक्टर को बोलेंगे हेमेटोलॉजिस्ट। अब हम वापस आरबीसी पे आएंगे, ये हम ज़िम्नी याद पड़ा मुझे, और हम वापस आरबीसी पे आएंगे। आरबीसी कितनी है? 5.5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड। आरबीसी जो है होते हैं, इसकी शेप होती है बाइकनकेव। बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो। आप लोगों को पता है दिस इज द कनकेव एंड दिस इज सेकंड कनकेव। यहां से थोड़ा सा सर्कुलर है, यहां से थोड़ा सा सर्कुलर है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकनकेव सर्कुलर। शेप किसकी है? आरबीसी की शेप है बाइकनकेव सर्कुलर। यह शेप वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एटलीस्ट एक आरबीसी में कम से कम 2.5 लाख 2.5 लाख हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। इसलिए यह शेप इसको वो चीजें अकोमोडेट, ये मानो आपके पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये कैसे पहुंचेंगे इतनी सेल में, इसीलिए ये बाइकनकेव शेप इसको मदद करते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है इसका आरबीसी के बारे में, दिस इज एन्यूक्लिएटेड। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी बॉडीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कोई आपको पूछेगा क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको अकोमोडेट करना है, आरबीसी को अकोमोडेट करना है इतने सारे मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कत वात हमें अगर इस पानस ऐसे न्यूक्लियस, अगर इस पानस ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया तब रट हम जाए। सो यह जो 2.5 लाख हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं आ पाते हैं, इसीलिए इसके पास वो ऑर्गेनल्स नहीं है। इट इज एन्यूक्लिएटेड बाइकनकेव। और इसकी मेन काम जो है आरबीसी की मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन
टू टिश्यूज। इसकी मेन काम ये है, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करते हैं टिश्यूज को, और ग्लूकोज भी वहां पहुंचता है टिश्यू को, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले बोला ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। आरबीसी का क्या है, रेड ब्लड सेल है, नॉन रेड ब्लड सेल, इसको अर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं, अर्थ्रोसाइट। इसका कलर रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, यह पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है, पिगमेंट मॉलिक्यूल है, उसके बीच सेंटर मॉलिक्यूल जो है मैग्नीशियम है, इसी तरह हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। जब हीमोग्लोबिन क्या करता है काम, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, कहां से लाता है, मैं दिखाता हूं अभी। ये देखो, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे पास ये लंग है, लंग्स में स्मॉल यूनिट्स, मिलियंस, 1.5 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं एक लंग में। उसके पास में एक कैपिलरी होती है, यहाँ से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। यहाँ पर ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बनाता है हीमोग्लोबिन। कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कंपाउंड जो है रिवर्सिबल है, इसका मतलब है जब बन गया फिर डिसोसिएट भी होगा, फिर डिसोसिएट भी होगा। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बन गया, अब टिश्यू पे पहुंच गया, टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर इसको बोलेगा, जब ऑक्सीजन को अंदर छोड़ता है, वापस क्या लेता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये भी याद रखना है, एक हीमोग्लोबिन कम से कम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलों को अपने कंधे पे उठाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के टिश्यू को पहुंचाता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलता है, और ये यहाँ पर याद रखना है। अक्सर कंफ्यूजन होता है, हमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन कंफ्यूजन होता है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्या बनाएगा, हमें लगता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, ये बनाता है कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, नीट में पूछा गया था 1-2 बार। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर ये कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन वापस लंग्स के पास आता है, वहां पर और डिसोसिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है, वापस चला जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से मुंह के बाद बाहर निकलता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। लेकिन आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलूंगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन इसको लंग से उठाता है, ब्लड में डालता है और टिश्यू तक ले जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रांसपोर्ट होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ भी, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन एमाइनो हीमोग्लोबिन एज ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इसका एक और रास्ता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है मेजरली किसे, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ब्लड के प्लाज्मा में से ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसका एक और, यानी कि ऑक्सीजन अक्वी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, एक हीमोग्लोबिन के साथ जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया, दूसरा है प्लाज्मा में एज ए बाइकार्बोनेट भी ट्रांसपोर्ट होता है। और यह मैकेनिज्म जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, यह रास्ता ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड अख्तियार करता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन पकड़ना हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन को, अगर हीमोग्लोबिन को किसी भी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, वेरी डेंजरस। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्यों डेंजरस गैस बोलते हैं, क्योंकि अगर यह कभी कभार अवेलेबल होगा, फिर हीमोग्लोबिन ना, इसका इतना लाभ है कार्बन डाइऑक्साइड का, इतनी एफिशिएंसी है, ना ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है, ना ये इसके साथ एसोसिएट होता है, ना ये इसके साथ एसोसिएट होता है, क्योंकि इनके साथ इसको इरिवर्सिबल कंपाउंड बनाना होता है, रिवर्सिबल कंपाउंड बनाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इरिवर्सिबल कंपाउंड, ये ब्रेक नहीं होता है, ये इतना स्टेबल है, इट मींस एटलीस्ट हीमोग्लोबिन को 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट, इसको 100 टाइम्स लाभ है कार्बन मोनोऑक्साइड से देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कभी इसको ये मिलता है तो ये इरिवर्सिबल कंपाउंड बनाता है, और ये भूल जाता है कि मुझे ऑक्सीजन पहुंचाना था टिश्यू को, तब वना अगर कुछ कोल चीन में कार्बन मोनोऑक्साइड,
कोल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसीलिए जब हम बुखारी सरमा में लगाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इरिवर्सिबल कंपाउंड, ब्रेक ही नहीं होता है, इंसान मर जाता है, वेरी डेंजरस। अब आपको पता है ये हीमोग्लोबिन वैल्यू जो हम देखते हैं HB वैल्यू, अक्सर हम जब CBC करते हैं, टोटल सेल ब्लड काउंट जब हम करते हैं, इसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, हीमोग्लोबिन एवरेज है 15 to 17 ग्राम्स इन 100 ml में। याद रखना है 100 ml ऑफ ब्लड, हम सिर्फ 100 ml ऑफ ब्लड में हम हीमोग्लोबिन देखते हैं कितना है। मेल्स में ये एवरेज है और फीमेल्स में 12 to 14 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन है। और ये याद रखना है आपको, अक्सर जो हम कहते हैं कंफ्यूजन है, मैं 10 पॉइंट खून 12 पॉइंट खून, वो खून नहीं होता है, वो क्या होता है, वो हम हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं। खून कितना है, खून सिर्फ और सिर्फ 5.5 लीटर एक एवरेज इंसान में होते हैं खून। दूसरा हीमोग्लोबिन हम देखते हैं सिर्फ 100 ml ऑफ ब्लड में, वो ये वैल्यूज है नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। हीमोग्लोबिन, अब अगर किसी को डिफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, किसी को कोई डिफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन वैल्यू कम गसा, दैट डिजीज इज कॉल्ड एनीमिया, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया अक्सर बेशतर वुमेन्स अंडरगो एनीमिया, लेडीज में ज्यादातर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज होता है, उसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन वैल्यू कम रहता है और ज्यादा एनीमिक बनते हैं। अगर ये हीमोग्लोबिन वैल्यू 17 से ऊपर, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन वैल्यू ज्यादा हो गया तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हीमोग्लोबिन एज वेल एज आरबीसीज। अगर आरबीसीज भी कम हो गई, क्योंकि जब आरबीसीज कम होंगे तब हीमोग्लोबिन कम, उसको बोलते हैं एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन या आरबीसीज कम ज्यादा बढ़ गई तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ज्यादा होना, आरबीसीज को ज्यादा होना, दैट डिजीज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। आप लोगों को पता है ज्यादा होना इट मींस मोर डिवीजन, डिवीजन कहां पर, बोन मैरो में, दैट इज पॉलीसाइथीमिया। वीरा एक टाइप है, दैट इज अ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर का एक टाइप है पॉलीसाइथीमिया। ये रहा थोड़ा सा फंक्शंस हीमोग्लोबिन की, आरबीसीज की, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एक खास इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, आरबीसीज का जो सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसीज के बारे में और जो हम डिस्कस करते हैं, आरबीसीज का सेल मेम्ब्रेन मोस्ट स्टडीड सेल मेम्ब्रेन है आरबीसीज। आप लोगों को पता है ये डिस्कवर किया था, कल मैंने बोला था, किसने, लिविनहॉक ने डिस्कवर की थी, लिविनहॉक ने। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज मोस्ट स्टडीड सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट स्टडीड सेल मेम्ब्रेन है। बिकॉज आप लोगों को पता है क्यों स्टडीड ज्यादा है, क्योंकि हमें अवेलेबल ज्यादा है, ब्लड में सबसे ज्यादा सेल यही आरबीसीज होती है। तो इसका मोस्ट, इसमें इसके मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो एक्ट एज एंजाइम्स करते हैं, और इसका खास मेम्ब्रेन प्रोटीन है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन ये भी हायर लेवल का ही है, लेकिन याद रखो आप, स्पेक्ट्रिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। और भी सारे एडेनाइल साइक्लेस एक प्रोटीन इसका है, वो एक्ट एज एंजाइम करता है, एडेनाइल साइक्लेस। ये भी इसके मेम्ब्रेन में होता है लेकिन एक्ट एज एंजाइम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो कभी नीट में पूछा जाता है कि इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी एंजाइम, आरबीसी एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक आरबीसी है, ये सिक्रेट करते हैं एक एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और दूसरी बात बोलूंगा आरबीसी के बारे में, आरबीसीज, और इसकी अगर हम रिपीट करेंगे पहले, इसकी मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज, यानी इन शॉर्ट आरबीसी जो सेल्स हैं इनका रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। कभी कभी एक इफेक्ट है उसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट किस काम आता है, ये 11th वालों के लिए है। बोहर इफेक्ट है अगर हम हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन को डिस्कस करेंगे, वो बोहर इफेक्ट में आता है। ये गर्ज ये रोल था हीमो आरबीसीज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट रोल है। हमने पूरा ब्लड देखा, ब्लड में हमने देखा प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कल हम और भी सेल्स डिस्कस करेंगे। हमने आज किया था प्लाज्मा पोर्शन डिस्कस,
और ब्लड सेल्स का पहली सेल जो डिस्कस की आरबीसीज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वापस आएंगे पर आज का जो मेन टॉपिक था वो सर्कुलेटरी सिस्टम था। सर्कुलेटरी सिस्टम की मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, क्यों हम सर्कुलेशन करते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेन मुद्दा और मकसद है, क्योंकि हर सेल को ग्लूकोज पहुंचाती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने बोला था, और जो सेल में गंदगी और भी वेस्ट्स बनते हैं वो भी इसकी वजह से वेस्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट्स कहाँ पहुंचते हैं, हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी तक पहुंचाते, सॉरी ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और किडनी को रिमूव करते हैं। वन आखिरी पॉइंट में जो मैं भूल गया था, अगर हम किसी ऊपरी जगह को चढ़ेंगे, माउंटेन में से एरिया को चढ़ेंगे, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होती है, हमारे यहाँ उस वक्त हमें ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की जरूरत होती है, तो आरबीसी जो है उनको वो ब्लड में बढ़ती है। यानी अगर इस थायरस खसो, हमारी ऑक्सीजन लेवल की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर चढ़ जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होती है, हमारे टिश्यू को चलना भी होता है, ज्यादा आरबीसी होनी चाहिए। इसलिए हमारी किडनी से, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी किडनीज एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन रिलीज करते हैं हमारी किडनी। देखो किडनी कितना ख्याल करते हैं, किडनी बोलती है हमारे ब्लड में आरबीसी कम हुई है, आप हाइट पे कहीं जा रहे हो, आरबीसी कम है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ये रिलीज करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जल्दी इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। ये एडिशनल पॉइंट था, किसी वक्त काम आ सकता है। हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।